हेलो। आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। हिम्मत मत खोना, अभी तो बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, जिन्होंने कहा था तेरे बस की नहीं, अभी उन्हें ही करके दिखलाना है। इसी बात के साथ मैं आपको सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से एक्ट नंबर 5 आप 1908 की जो है प्रवर्तन तिथि 1 जनवरी 1909 की प्रारंभिक भाग को बता रही हूँ। प्रारंभिक प्रीलिमिनरी के संबंध में प्रावधान 1 से लेके 8 में है। उसमें मैंने आपको 1 और 2 धारा बता दी है। अब 3 बताने जा रही हूँ। धारा 3 में न्यायालयों की अधीनस्थता है, सबऑर्डिनेट ऑफ द कोर्ट्स है। क्या कहता है कि संहिता के प्रयोजनों के लिए जो जिला न्यायालय होगा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा वह हाई कोर्ट के अधीन होगा। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के अधीनस्थ होगा। और जो जिला न्यायालय से अवर कोई सिविल न्यायालय है या फिर कोई लघु न्यायालय है, हर सिविल न्यायालय जो जिला न्यायालय से अधीनस्थ है या हर लघु न्यायालय जो जिला न्यायालय के अधीनस्थ है, वो उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अधीनस्थ होगा। मतलब क्या कह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वह हाई कोर्ट के अधीनस्थ होगा और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अवर या लोअर कोर्ट है वह चाहे जिला न्यायालय हो या लघु न्यायालय हो, वह हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के अधीनस्थ होगा। अब आइए धारा 4। धारा 4 में क्या है, व्यवृत्तियों के संबंध में प्रावधान किया गया है कि जो है सेविंग खंड है। सेविंग खंड क्या कहता है, तो कहता है कि अगर इस अधिनियम के सिवा किसी अन्य अधिनियम में मतलब इसके प्रतिकूल कोई विनिर्दिष्ट उपबंधों के अभाव में इस संहिता की बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि किसी विशेष या स्थानीय विधि जो कि प्रवृत्ति है या तस्मै प्रवृत्त कोई अन्य विधि है उसके अधीन कोई विशेष तरह की विहित प्रक्रिया है उसको परिसीमित करता है या उससे अन्यथा प्रभाव रखता है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर कोई स्थानीय विधि या विशेष विधि है, अगर उसमें कोई प्रावधान किया गया है तो यह नहीं कहा जाएगा कि ये जो संहिता है उसको जो है प्रभावित करती है या उसको सीमित करती है। ठीक है। फिर कह रहा है कि दूसरा खंड की अगर विशिष्ट या धारा 1 में अंतर्विष्ट जो कोई प्रावधान है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना इस संहिता की कोई बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी ऐसे उपचार को परिसीमित करती है या उस पर अन्यथा प्रभाव डालती है जिसे भूमि धारक या भूमि स्वामी या कृषि भूमि के भाटक की वसूली के लिए ऐसे भूमि की उपज के लिए तस्मै प्रवृत्त किसी विधि के अधीनस्थ रखता हो। मतलब कह रहा है कि अगर इस संहिता में कोई प्रावधान है और कोई अन्य संहिता है अगर उसमें प्रावधान है तो उसके प्रावधान के तहत होगा, अगर प्रावधान नहीं है तब सीपीसी लागू होगी। अब आइए धारा 5। धारा 5 के 5 क्या कहती है, तो कहती है कि संहिता का राजस्व न्यायालय को लागू होना। जो ये संहिता है वह राजस्व न्यायालय पर भी अप्लाई होती है। एप्लीकेशन ऑफ द कोर्ट ऑफ रेवेन्यू कोर्ट क्या कह रही है कि जहाँ कोई राजस्व न्यायालय की कोई राजस्व न्यायालय की प्रक्रिया संबंधी किसी बात में जिस पर ऐसे न्यायालय को लागू कोई विशेष अधिनियम मौन है। मतलब कह रहा है कि अगर राजस्व न्यायालय को कोई प्रक्रिया है उस पे जो राजस्व न्यायालय है वो मौन है, उसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो इस संहिता के उपबंधों के द्वारा शासित होगी। मतलब ये संहिता लागू होगा अगर राजस्व न्यायालय में कोई प्रक्रिया नहीं है तो क्या होगा, सीपीसी लागू होगा। ये वहाँ राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि उन उपबंधों में कोई भी प्रभाग जो संहिता द्वारा अव्यक्त रूप से लागू नहीं किए गए हैं उस न्यायालय को लागू नहीं होंगे या उन्हें केवल ऐसे उपांतरणों के साथ लागू होंगे जैसा राज्य सरकार विहित करे। मतलब कह रहा है कि अगर कोई जो है राज्य सरकार क्या करेगी, घोषणा कर सकेगी कि इस संहिता के जो उपबंध है वहां पे लागू होंगे या नहीं लागू होंगे। मतलब सामान्यतः राजस्व न्यायालय पे सीपीसी लागू नहीं होती है, लेकिन अगर राज्य सरकार चाहे तो उसे लागू करा सकती है।
ठीक है। अब 5(2) क्या कहता है? 5(2) राजस्व न्यायालय की परिभाषा बताता है कि राजस्व न्यायालय या रेवेन्यू कोर्ट क्या होता है। तो कहता है कि राजस्व न्यायालय ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त भूमि के भाटक, जो भूमि का किराया है उसके लिए, राजस्व के लिए, लाभों से संबंधित किसी वाद या अन्य कार्रवाई को ग्रहण करने की अधिकारिता किसी स्थानीय विधि के अधीन रखता है। मतलब क्या कह रहा है कि जो राजस्व न्यायालय है उससे अभिप्रेत ऐसा न्यायालय है जो कृषि प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त होता है। कृषि प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होता है, भूमि के भाटक के लिए, राजस्व के लिए या लाभों के लिए कोई वाद या कार्यवाही को ग्रहण करता है, उसकी अधिकारिता रखता है। मतलब क्या कि अगर कृषि प्रयोजनों का कोई विवाद है, राजस्व का विवाद है या कोई भाटक आदि की वसूली के संबंध में कोई विवाद है तो उसके वादों या अन्य कार्रवाई को कहाँ चलाया जाता है? राजस्व न्यायालय में चलाया जाता है। किंतु ऐसे वादों या कार्रवाई का विचारण सिविल प्रकृति के वादों या कार्रवाई के रूप में करने के लिए इस संहिता के अधीन आरंभिक अधिकारिता रखने वाला सिविल न्यायालय इसके अंतर्गत नहीं आता। मतलब कह रहा है कि जो सिविल कोर्ट है, जो आरंभिक सिविल कोर्ट है, वह राजस्व न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है। राजस्व न्यायालय क्या होता है? जो कृषि प्रयोजनों के लिए क्या करता है? भूमि के भाटक, राजस्व या अन्य जो लाभ की बातें हों, प्रॉफिट की बातें हों, जो भूमि से जुड़ी हैं, उसके लिए वाद या फिर कार्रवाई संस्थित की जाती है और चलाई जाती है। लेकिन सिविल कोर्ट उसके अंतर्गत नहीं आता। राजस्व न्यायालय में कहाँ बताया गया? 5(2) में बताया गया है राजस्व न्यायालय की परिभाषा। अब आ जाइए धन संबंधी अधिकारिता। तो क्या कह रहा है कि धन संबंधी अधिकारिता, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि अधिकारिता कितनी प्रकार की होती है। तो सामान्यतः अधिकारिता 4 प्रकार की होती है। पहली है क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारिता, जिसके संबंध में प्रावधान जो आप देखेंगे तो सेक्शन 5 से लेकर 23 में क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारिता के संबंध में प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय और स्थानीय अधिकारिता के बारे में प्रावधान किया गया है 15 से लेकर 23 में, उसके संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें स्थानीय अधिकारिता का अपवाद दिया गया है 17 और 18 में। तो देखते हैं कि क्या है। तो कह रहा है कि जो अस्थावर संपत्ति के संबंध में भी जो भी मामला होता है कहाँ संस्थित किया जाता है, ये कौन बताता है? तो 16, 17 और 18 बताता है कि अस्थावर संपत्ति का कोई विवाद होगा तो वह कहाँ पे संस्थित किया जाएगा। और वहीं पे जो है जंगम या जो है चल संपत्ति का विवाद होगा तो 19 बताता है कि कहाँ पे संस्थित किया जाएगा। और अन्य कोई संपत्ति का विवाद है तो वह जो है बताया जाता है 20 में कि कहाँ संस्थित होगा। मतलब क्या 15 क्या कहती है? तो 15 कहती है कि हर वाद निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाएगा जिसका विचारण करने के लिए वह सक्षम है। मतलब कोई भी जो वाद है, जो सिविल प्रकृति का वाद है, वो निम्नतम श्रेणी का जो न्यायालय है उसमें संस्थित किया जाएगा जो कि विचारण करने के लिए जो है सक्षम है जो है। फिर 16 क्या कहता है? वादों का वहां संस्थित किया जाना जहां विषय वस्तु जो है सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है, वहां पे क्या होगा? वाद को संस्थित किया जाएगा, इंस्टीट्यूट किया जाएगा कोई मैटर। सूट जो है इंस्टीट्यूट कहाँ होगा? जहां पे सब्जेक्ट मैटर सिचुएटेड है। ठीक है, 16 कहता है। 17 कहता है विभिन्न न्यायालय के अधिकारिता के भीतर स्थानीय संपत्ति का वाद। कह रहा कि विभिन्न न्यायालय में जो स्थानीय जो प्रॉपर्टी है वह कई न्यायालय में है। मतलब पता चला कि आधा कुछ भाग उसका जो है इलाहाबाद में है, कुछ बनारस में है, कुछ जौनपुर में है, कुछ आजमगढ़ में है, तो कहाँ वाद संस्थित होगा यह बताएगा 17। फिर 18 कहता है कि जो न्यायालय है उसकी स्थानीय अधिकारिता असीमित है, तो वाद कहाँ संस्थित है? न्यायालय की जो अधिकारी स्थानीय अधिकारिता लोकल जुडिक्शन है वह असीमित है, तो वाद कहाँ संस्थित होगा? इसके बारे में 18 कहता है। ठीक है। अब 19 बता दिया कि जंगम या चल संपत्ति के संबंध में वाद कहाँ संस्थित होगा, और 20 अन्य संपत्ति मामले में वाद कहाँ संस्थित होगा। जब डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो एक एक धारा अच्छे से बताई जाएगी। यहाँ मैं खाली जुडिक्शन के पर्पज से बता रही कि जुडिक्शन क्या है। स्थानीय जुडिक्शन या जो है क्षेत्रीय जुडिक्शन 15 से लेकर 23 में बताया गया है, जिसमें जो है 17 और 18 अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि यहाँ पे 17 में जो
कहता है कि संपत्ति की जो अधिकारता है वह कई न्यायालय में है, और 18 में कहता है कि जो है उसकी स्थानीय अधिकारता असीमित है। फिर क्या है कि दूसरा है धन संबंधी अधिकारता। धन संबंधी अधिकारता जो है कहाँ पे है, तो बताया कि 6 में है कि धन संबंधी अधिकारता। इसमें जो है क्या बताया था, एक दिन आपको एक वीडियो में बताया था कि जो सिविल जज जूनियर डिवीजन होता है 25,000 तक के मुकदमे देता है, जो सीनियर डिवीजन होता है 50,000 तक के मुकदमे देखता है, और जिला जज किसी भी सीमा तक मुकदमे को देख सकता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो जो इसकी जो धन संबंधी अधिकारता उसके संबंध में जुडिक्शन दिया गया 6 में। 6 के जो है फिर जो है आप देखेंगे कि जो स्थानीय अधिकारता है यह धन संबंधी अधिकारता है, इसके अभाव में जो डिग्री पारित की जाती है उसमें 21 लागू होता है। 21 मतलब सीपीसी की धारा 21 धन संबंधी अधिकारता या क्षेत्रीय अधिकारता या निष्पादन संबंध में प्रावधान किया गया कि धन संबंधी अधिकारता या क्षेत्रीय अधिकारता या निष्पादन के संबंध में आक्षेप कैसे किया जाएगा। तो कह रहा कि आक्षेप सर्वप्रथम या सुलभ अवसर पर विवादक को बनाने के पहले किया जाएगा या विवादक बनाए जाते समय ही किया जाएगा। लेकिन अगर वो जो है आक्षेप नहीं किया गया जो है तो क्या होगा, अगर उसके अभाव में डिग्री पारित हो गई तो वह डिग्री क्या होगी, वैध होगी। मतलब क्या कि स्थानीय अधिकारता के अभाव में या धन संबंधी अधिकारता के अभाव में अगर कोई डिग्री पारित हो गई तो वह डिग्री क्या होगी, वैध होगी। अब आ जाइए विषय वस्तु की अधिकारता। तो विषय वस्तु की अधिकारता का तात्पर्य है कि अगर कोई मैटर विषय वस्तु से संबंधित, जैसे फैमिली मैटर है, उपभोक्ता संबंधी मैटर है, तो वह जो जुडिक्शन होगा जिस न्यायालय को, जैसे फैमिली कोर्ट तो फैमिली कोर्ट में जाएगा, उपभोक्ता के संबंध में तो उपभोक्ता फोरम में जाएगा। तो ऐसे विषय वस्तु की अधिकारता डिसाइड होती है तो उसी कोर्ट में वह मैटर जाता है। और चौथी अधिकारता है मूल या अपीली अधिकारता, कि जो है अपीली अधिकारता किसको है तो उसी के तहत हुआ मैटर जाएगा। तो 4 प्रकार की अधिकारता होती है, क्षेत्रीय या स्थानीय अधिकारता, धन संबंधी अधिकारता, विषय वस्तु की अधिकारता और अपीली अधिकारता। ठीक है, अब जो विषय वस्तु या मूल या अपीली अधिकारता है, इसके अभाव में अगर कोई डिग्री पारित की जाती है तो डिग्री क्या होगी, शून्य होगी। मतलब क्या कि स्थानीय या धन संबंधी अधिकारता के अभाव में अगर कोई डिग्री पारित हुई है तो डिग्री वैध होगी, जबकि विषय वस्तु या मूल या अपीली डिग्री के अभाव में अपीली अधिकारता के अभाव में कोई डिग्री पारित की गई है तो वह डिग्री शून्य होगी। अब आ जाइए धारा 7 में। धारा 7 क्या कहती है? धारा 7 कहती है प्रांतीय लघुवाद न्यायालय। प्रांतीय लघुवाद न्यायालय के संबंध में धारा 7 में प्रावधान किया गया है, जबकि धारा 8 में प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय के बारे में प्रावधान किया गया है, जो कि प्री में पूछता है कि किसमें है। तो याद रखिएगा कि जो प्रांतीय है वो 7 में है और प्रेसिडेंसी है वो 8 में है। इस तरह मैंने आपको धारा 3, 4, 5, 6 और 7 और 8 बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।